जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वागत करता हूँ आपको स्टैंडर्ड स्टडी विद अभिषेक में। शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आपके कुछ प्रश्न जो आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके गत वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं। तो आज का पहला प्रश्न है आपका, जब तक राज्य बना रहता है तब तक स्वतंत्रता का अस्तित्व नहीं रहता। जहाँ स्वतंत्रता विद्यमान रहती है वहाँ राज्य का अस्तित्व नहीं होगा। यह किसका कथन है? इसमें आपके ऑप्शन हैं ए मार्क्स का, या बी माओ का, या सी लेनिन, या डी ग्रामसी का। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी लेनिन का। यानी कि यह कथन लेनिन साहब का है, जब तक राज्य बना रहता है तब तक स्वतंत्रता का अस्तित्व नहीं रहता। जहाँ स्वतंत्रता विद्यमान रहती है वहाँ राज्य का अस्तित्व नहीं रहता। यह कथन आपके लेनिन का है। यानी कि लेनिन कहता है कि जहाँ जब तक राज्य रहता है तब तक स्वतंत्रता का अस्तित्व नहीं रहता। जहाँ स्वतंत्रता विद्यमान रहती है वहाँ राज्य का अस्तित्व नहीं होगा। लेकिन लेनिन ने सुझाव दिया कि 20वीं शताब्दी के अल्प विकसित राष्ट्रों को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में साम्राज्यवाद के विरुद्ध वही भूमिका संभाल लेनी चाहिए जो पूंजीवादी देशों में पूंजीवाद के विरुद्ध सर्वहारा वर्ग ने संभाली है। यह लेनिन का सुझाव था। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता का प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए राजनीतिक स्वतंत्रता, या बी नागरिक स्वतंत्रता, या सी प्राकृतिक स्वतंत्रता, या डी आर्थिक स्वतंत्रता। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक स्वतंत्रता। इस प्राकृतिक स्वतंत्रता जो है स्वतंत्रता का प्राचीनतम सिद्धांत है। प्राकृतिक स्वतंत्रता से तात्पर्य उस स्वतंत्रता से है जो राज्य की स्थापना से पूर्व भी प्रकृति की ओर से लोगों को प्राप्त थे। यह नहीं कि जब क्या बोलते हैं राज्य की स्थापना नहीं हुई थी उससे पहले प्राप्त नहीं थे। यह वो स्वतंत्रता है जो राज्य के आने से पहले, राज्य की जो मतलब जब तक राज्य का उद्भव हुआ उससे पहले ये स्वतंत्रता विद्यमान थी समाज में। और हाब्स द्वारा वर्णित स्वच्छंदता से संबंधित जंगल की आज़ादी का दूसरा नाम है। इसका अर्थ मानव के कृत्यों पर किसी प्रकार के प्रतिबंध का न होना है। यह हाब्स का मानना है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने कहा स्वतंत्रता अतिशय शासन का विपर्याय है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए बार्कर ने, या बी कांट ने, या सी लास्की ने, या डी सीले ने। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सीले ने। यानी कि सीले के अनुसार स्वतंत्रता अतिशय शासन का विपर्याय है। और अर्नेस्ट बार्कर ने स्वतंत्रता के सिद्धांत का उल्लेख कांट के इस कथन के आधार पर किया है कि विवेकशील प्रकृति अपने आप में साध्य होती है। उसके अनुसार स्वतंत्रता बाधाओं का अभाव नहीं अपितु सुविधाओं की उपस्थिति है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस विचारक ने स्वतंत्रता तथा समानता को पूरक माना है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए लॉर्ड एक्टन, या बी डी टॉकविले, या सी मैकाइवर, या डी मैकियावली। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी मैकाइवर। यानी कि विचार के स्वतंत्रता तथा स्वतंत्रता को पूरक माना है कौन? मैकाइवर ने। मैकाइवर ने स्वतंत्रता तथा समानता को पूरक माना है, जबकि मैकाइवर, लास्की, ग्रीन तथा बार्कर सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ होता है युक्तियुक्त बंधनों की उपस्थिति तथा राज्य एवं व्यक्ति में किसी प्रकार का विरोध नहीं होता है। और एक्टन तथा टॉकविले ने स्वतंत्रता एवं समानता में परस्पर विरोध बताया है। लॉर्ड एक्टन थे और टॉकविले ने स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का परस्पर विरोधी बताया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से विद्वान ने जॉन रॉल्स के चिंतन को ग्लेडस्नवादी एवं स्पेंसरवादी, यानी ग्लेडस्नवादी और स्पेंसरवादी माना है? इस आपके ऑप्शंस हैं ए एंटोनी फ्लू, या बी ब्रायन बेरी, या सी एमी गटमैन, या डी रॉबर्ट नॉजिक। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी ब्रायन बेरी। यानी कि जॉन रॉल्स ने 1950 में लिखना प्रारंभ किया और उनका तात्विक रूप से प्रथम विचार न्याय उचितता के रूप में सबसे पहले 1957 में प्रकाशित हुआ। और इसी विचार को आगे रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत के आधार के रूप में मान्यता दिया। ब्रायन बेरी ने जॉन रॉल्स के चिंतन को ग्लेडस्नवादी एवं स्पेंसरवादी माना है। और ब्रायन बेरी ने ब्रिटिश अमेरिकी मानव भूगोलविद्ता और शहर तथा क्षेत्रीय योजनाकार हैं। ब्रायन बेरी को ब्रिटिश अमेरिकन मानव भूगोलवेत्ता
तथा और शहर तथा क्षेत्रीय योजनाकार का माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। विल की मालिका किन अधिकारों की अग्रदूत हैं? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए सांस्कृतिक अधिकार, या बी नैसर्गिक अधिकार, या सी कानूनी अधिकार, या डी राजनीतिक अधिकार। यानी पूछ रहा है कि विल की मालिका किन अधिकारों की अग्रदूत है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सांस्कृतिक अधिकार। यानी कि अधिकारों का अर्थ है कि सामान्यतया व्यक्ति की उन मांगों अथवा दावों से है जिन्हें समाज स्वीकार करता है वह राज्य द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता है। ये आपके इससे ये अधिकार होते हैं। यानी अधिकारों के बिना मानव अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। यानी जब तक किसी व्यक्ति को उसका अधिकार नहीं दिया जाएगा तब तक अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। और विल की मालिका ने सांस्कृतिक अधिकारों का समर्थन किया है। की मालिका के अनुसार राज्य में संस्कृति को संरक्षित करने की आवश्यकता होती है, इसलिए समाज में अल्पसंख्यकों की संस्कृति के संरक्षण की आवश्यकता है। और की मालिका ने अल्पसंख्यकों के 3 विशेष अधिकारों का समर्थन किया है, जिसमें पहला आपका सांस्कृतिक अधिकार, दूसरा है सुशासन का अधिकार और तीसरा है विशेष प्रतिनिधित्व का अधिकार। इसलिए आपके की मालिका ने जिन अल्पसंख्यकों के 3 विशेष अधिकारों का समर्थन किया है वो ये हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अधिकार प्रदान करने का सामाजिक हित में कोई संबंध नहीं है, या बी मनुष्य को सामाजिक हित के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं दिए जा सकते, या सी अधिकार स्वार्थी दावे होते हैं, या डी अधिकारों का स्वरूप समाज विरोधी हो सकता है। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी मनुष्य को सामाजिक हित के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं दिया जा सकते हैं। अधिकार का अभिप्राय राज्य द्वारा व्यक्ति को दिए गए कुछ कार्य करने की स्वतंत्रता या सकारात्मक सुविधा प्रदान करना है। जो आपके पिछले प्रश्न में आपको बताया कि अधिकार क्या चीज़ है। यानी जिससे व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक शक्तियों का पूर्ण विकास कर सके। यानी कि जब किसी व्यक्ति को उसका अधिकार दिया जाता है तो अपने शारीरिक, मानसिक और आर्थिक, नैतिक सारी तरह से मतलब अपना विकास करता है और अपने विकास के साथ समाज का भी विकास करता है। और व्यक्ति को अधिकार उसके स्वयं के व्यक्तित्व के विकास एवं संपूर्ण समाज के सामूहिक हित के लिए प्रदान किए जाते हैं। यानी कि जब किसी व्यक्ति को उसका अधिकार दिया जाता है तो अपने विकास के साथ साथ संपूर्ण समाज का हित करता है उसमें। अतः यह आवश्यक होता है कि अधिकारों का प्रयोग किस प्रकार किया जाए कि व्यक्तित्व यानी व्यक्ति की स्वयं की उन्नति के साथ साथ समाज की भी उन्नति हो। यानी यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से अधिकारों का उपयोग करता है कि अन्य व्यक्तियों पर संपूर्ण समाज के हित साधन में बाधा पहुंचती है तो व्यक्ति के अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। यानी यदि किसी व्यक्ति को अधिकार दिया गया है और वह अपने अधिकारों के माध्यम से वो अन्य व्यक्तियों के या पूरे संपूर्ण समाज पर के हित के साधन में बाधा पहुंचाता है तो उनके अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, यानी कम किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सामाजिक न्याय का लक्ष्य है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए राष्ट्रीय हित, या बी सामाजिक हित, या सी गरीब का हित, या डी जाति का हित। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सामाजिक हित। यानी सामाजिक न्याय का लक्ष्य जो है आपका सामाजिक हित है। यानी कि सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? सामाजिक न्याय का अर्थ है कि एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का होना जिसमें बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समाज में समान अवसर एवं सुख सुविधा उपलब्ध हो, जिसमें धर्म, जाति, लिंग, रंग, जन्म स्थान, अमीरी, गरीबी, वंश इत्यादि किसी के आधार पर किसी को समाज में नीचा न देखना पड़े और न ही इन आधारों पर समाज में व्यक्ति के विकास के मार्ग में रुकावटें आएँ। इसका वर्णन आपके प्रेजेंट टाइम के भारतीय संविधान में भी है आपके ये, जिसको किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान इसके आधार पर विभिन्न नहीं किया सकता। ये आपके भारतीय संविधान में भी इसकी व्याख्या की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन समर्थक नहीं है? किसका? टी.एच. ग्रीन, जॉन लॉक, हेराल्ड लास्की, जेरेमी बेंथम। अब चुनना है कौन समर्थक नहीं है। इसमें आपके ऑप्शन हैं केवल ए और बी, या बी केवल ए और सी, या सी केवल बी और डी, या डी केवल सी और डी। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी केवल बी और डी, यानी कि जॉन लॉक और जेरेमी बेंथम ये आपके समर्थक नहीं हैं।
यानी कि सकारात्मक, अब पूछा उसमें दिया कि सकारात्मक, देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है कि सकारात्मक, उसमें पूछना चाहिए सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कौन कौन नहीं है। तो सकारात्मक स्वतंत्रता वह है जिसे मनुष्य दूसरे को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाए बिना अपनी उन्नति करने में समर्थ होता है। और सकारात्मक स्वतंत्रता के दशा में मनुष्य को स्वेच्छानुसार कार्य करने का अवसर मिलता है, बशर्ते कि उसकी कार्य दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा न डालता हो या दूसरों को कोई नुकसान न पहुंचाता हो। ने सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थक जो है आपके प्लेटो, रूसो, कांट, हीगल, ग्रीन, कार्ल मार्क्स, बोसांके, लास्की, ये लोग जो आपके सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थक हैं। तो आपका एक प्रश्न पूछा है कि इसमें सकारात्मक स्वतंत्रता के कौन समर्थक नहीं है, ये पूछा है इसमें आपके यहाँ पे सकारात्मक स्वतंत्रता लिखना मिसप्रिंट हो गया, थोड़ा सा भूल गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हर राज्य की पहचान इस बात से होती है कि उसने किन अधिकारों को मान्यता दे रखी है, और राज्य अधिकार को जन्म नहीं देता बल्कि उन्हें मान्यता प्रदान करता है। यह किसका कथन है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए महात्मा गांधी का, या बी हेराल्ड जोसेफ लास्की का, या सी जॉन रॉल्स का, या डी रॉबर्ट नाजिक का। इस आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, हेराल्ड जोसेफ लास्की का। यानी इनका कथन है कि हर राज्य की पहचान इस बात से होती है कि उसके बिना अधिकारों को कि उसने किन अधिकारों को मान्यता दे रखी है, और राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता बल्कि इन्हें मान्यता प्रदान करता है। यह कथन आपके हेराल्ड जोसेफ लास्की का है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए जॉन लॉक, या बी लास्की, या सी हॉब्स, या डी सीले। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सीले। यानी कि स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है या विरोधी है, यह कथन सीले का है। और जॉन लॉक स्वतंत्रता कानून के अतिरिक्त अन्य नियंत्रणों का अभाव है, यह कथन आपके जॉन लॉक का है। और लास्की ने स्वतंत्रता उन सामाजिक दशाओं के ऊपर नियंत्रण का अभाव है जो कि आधुनिक सभ्यता में व्यक्ति के सुख के लिए अत्यंत आवश्यक है, यह कथन आपके लास्की का है। और जॉन हॉब्स के अनुसार जो है स्वतंत्रता का अर्थ है बंधनों के अभाव से है, यह आपके हॉब्स का कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ने कहा था कि समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए प्लेटो, या बी हेगेल, या सी अरस्तु, या डी हॉब्स। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी अरस्तु। यानी कि अरस्तु के अनुसार समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है। यानी अरस्तु ने दो प्रकार की समानता का उल्लेख किया है, पहला है आनुपातिक समानता, दूसरा है निरपेक्ष समानता। यानी अरस्तु ने दास प्रथा को प्राकृतिक माना है, और अरस्तु महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों व दासों को नागरिक नहीं मानते हैं। और इनकी प्रमुख रचनाएं ये हैं, पॉलिटिक्स, पोएटिस, द कैटेगरीज, टॉपिक ऑन द सोल एंड ऑन मेमोरी एंड रिकॉलेशन। ये आपके इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक मिथक है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए टी.एच. ग्रीन, या बी जे.एस. मिल, या सी जी.डी.एच. कोल, या डी एच.जे. लास्की। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी जी.डी.एच. कोल। यानी जी.डी.एच. कोल का कहना है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक मिथक है। और लास्की के अनुसार क्या है कि राजनीतिक स्वतंत्रता कभी भी वास्तविक नहीं हो सकती है जब तक उसे आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त न हो। यह आपके लास्की का कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न विचारकों में से किसने स्वतंत्रता और समानता को अनुपूरक माना था? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए लॉर्ड एक्टन, या बी डी टॉकविले, या सी मैकाइवर, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी मैकाइवर। यानी मैकाइवर का मानना है कि स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का अनुपूरक माना है। यानी मैकाइवर, लास्की, टी.एच. ग्रीन आज स्वतंत्रता एवं समानता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। और इसी के विपरीत में आपके लॉर्ड एक्टन, डी टॉकविले, जेरेमी बेंथम, जे.एस. मिल, आइजीनिया बर्लिन और फ्रीडमैन,
स्पेंसर, ये लोग जो है आपके इसके विपरीत हैं, यानी कि ये लोग इसके पूरक नहीं मानते, इसके विपरीत एक दूसरे स्वतंत्रता और समानता के एक दूसरे का विपरीत मानते हैं, एक दूसरे का विरोधी मानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा समानता की अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए एचलॉस्की या बी लॉर्ड एक्टन या सी लॉक या डी GDH कोल। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड एक्टन। लॉर्ड एक्टन ने कहा था कि समानता की अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई, यानी कि समानता के संदर्भ में लॉर्ड एक्टन का कथन था कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई। और लॉर्ड एक्टन, डी टॉकविले, फ्रीडमैन, मिचेल्स और पेरेटो स्वतंत्रता एवं समानता को परस्पर विरोधी मानते हैं, जबकि लास्किन ने कहा है कि स्वतंत्रता समानता के बिना एक सीमित गुंबद या सुराख के समान होगी और समानता स्वतंत्रता के बिना अर्थहीन होगी। यह आपके लास्की का कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, यह मत किसका था? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए लॉर्ड एक्टन का या बी HJ लास्की का या सी TH ग्रीन का या डी E बार्कर का। इस आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड एक्टन का। अभी पिछले प्रश्न में बताए हैं आपको ये कि ये स्वतंत्रता समानता के दूसरे का विरोधी कौन कौन मानते हैं। डी टॉकविले और लॉर्ड एक्टन जैसे राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत का विचार है कि स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी हैं, और लॉर्ड एक्टन के अनुसार समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है। ये आपके डी टॉकविले लॉर्ड एक्टन मानते हैं इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन यह मानता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए डी टॉकविल या बी FA हायेक या सी R एस्टॉनी या डी I बर्लिन। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी R एस्टॉनी। यानी R एस्टॉनी का मानना है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। R एस्टॉनी स्वतंत्रता समानता एक दूसरे का पूरक माना है, और R एस्टॉनी ने कहा है कि समानता की एक बड़ी मात्रा स्वतंत्रता की विरोधी न होकर के इसके लिए आवश्यक है, जबकि इन्हीं के विपरीत विचार जो है टॉकविले और लॉर्ड एक्टन जैसे विचारकों ने स्वतंत्रता समानता को इसका परस्पर विरोधी माना है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा था कि ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया उसी के साथ हमें स्वतंत्रता भी दी? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए जवाहरलाल नेहरू या बी जेफरसन या सी MK गांधी या डी एडम स्मिथ। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी जेफरसन ने कहा था कि ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया उसी के साथ हमें स्वतंत्रता भी दी। यह आपके जेफरसन का कथन था। अगला प्रश्न देखते हैं। सभी किस घोषणा पत्र ने घोषित किया था कि व्यक्ति समान रूप से निर्मित हैं? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए मैग्ना कार्टा या बी अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र या सी मनुष्य और नागरिकों के अधिकार का फ्रेंच घोषणा पत्र या डी मानवाधिकार का सार्वभौम घोषणा पत्र। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र का के अनुसार सभी किस घोषणा एवं पत्र के साबित किया था कि व्यक्ति समान रूप से निर्मित हैं। और 1976 में अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र में घोषित किया गया कि सभी व्यक्ति समान रूप से निर्मित हैं, और यह घोषणा पत्र थॉमस जेफरसन द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। रॉल्स के सिद्धांत में न्याय सिद्धांत की स्थापना उन लोगों द्वारा की जाती है जो निम्न में से किससे प्रभावित हैं? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए प्राकृतिक अवस्था या बी अज्ञानता का आवरण या सी आर्थिक असमानता या डी स्वहित। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अज्ञानता का आवरण। यानी कि रॉल्स के अनुसार न्याय सिद्धांत की स्थापना लोगों द्वारा सामाजिक समझौते व अज्ञानता के आवरण के पीछे के लोगों द्वारा की जाती है। जॉन रॉल्स ने अपना न्याय सिद्धांत अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस
जो 1971 में प्रकाशित हुई थी, में दिया था, जो कांट के आदर्शवादी सिद्धांतों से प्रभावित था। जॉन रॉल्स द्वारा रचित पुस्तक जस्टिस एज फेयरनेस ए रिस्टेटमेंट 2001 में प्रकाशित हुई थी, में न्याय का फेयरनेस कहा है, जो विभेदों के नियम पर आधारित है। अज्ञानता के आवरण का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को समाज में अपनी स्थिति का ज्ञान न हो, यहाँ तक कि उसे व्यक्ति का भी ज्ञान न हो। यह अज्ञानता का आवरण है, ये अज्ञानता के आवरण का यह तात्पर्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा 1976 में लिखी? इसमें आपके ऑप्शन है थॉमस जेफरसन, या बी फ्रैंकलिन पियर्स, या सी वुडरो विल्सन, या डी जेफरी टेलर। आपके पिछले प्रश्न में बताया है कि अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा पत्र को किसने लिखा था 1976 में। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, थॉमस जेफरसन ने लिखा था। यानी कि अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र एक राजनीतिक दस्तावेज है, जिसके आधार पर इंग्लैंड ने 13 उत्तर अमेरिकी उपनिवेशों ने 4 जुलाई 1976 ईस्वी को स्वयं को इंग्लैंड में स्वतंत्र घोषित कर दिया, और स्वतंत्रता की घोषणा तैयार करने के लिए 11 जून को एक समिति बनाई गई, जिसने यह कार्य थॉमस जेफरसन को सौंपा। और जेफरसन द्वारा तैयार किए गए घोषणा पत्र में एडम्स और फ्रैंकलिन ने कुछ संशोधन कर उसे 28 जून को कांग्रेस के समक्ष रखा, जो 2 जुलाई को बिना किसी विरोध के पास हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अधिकारों के निर्देशात्मक सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए, इसे इतिहास के एक विशेष कालखंड में आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में समझा जाता है, या बी इसका कि राज्य द्वारा अधिकार दिए जाते हैं अधिकारों के संबंध में एक दावे के रूप में जो राज्य की शक्ति लोगों को अनुदान देती है, या सी यह राज्य को एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया के उत्पाद के रूप में मानता है, या डी यह मानता है कि अधिकार सामाजिक कल्याण की शर्तें हैं। पूछ रहा है कि इनमें से कौन अधिकार के निर्देशात्मक सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह राज्य का एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया के उत्पाद के रूप में मानता है। यह आपके अधिकारों के निर्देशात्मक सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है। निर्देशात्मक सिद्धांत राज्य को सकारात्मक अच्छाई के रूप में देखता है, और यह सिद्धांत राज्य को परंपरागत एवं इतिहास की उपज मानता है तथा राज्य से हमेशा जन कल्याण की अपेक्षा करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आइजिया बर्लिन निम्नलिखित में से कौन सा तर्क देते हैं? तो इसमें आपका जो ऑप्शंस हैं, ए बर्लिन ने तर्क दिया कि एक स्वतंत्र व्यक्ति वह है जो अपनी शक्ति और बुद्धि से जो करने में सक्षम है उसे वह करने में कोई बाधा नहीं है जिसे करने की उसकी इच्छा है, या बी बर्लिन ने तर्क दिया कि स्वतंत्रता के सिद्धांत ने किसी भी आत्म संबंधित कार्रवाई के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं किया, या सी बर्लिन ने तर्क दिया कि स्वतंत्रता अपने नकारात्मक अर्थों में मुख्य रूप से नियंत्रण के क्षेत्र से संबंधित है, इसके स्रोत से नहीं, या डी बर्लिन ने तर्क दिया था कि धारणा, निर्णय, भेदभावपूर्ण भावना, मानसिक गतिविधि और यहाँ तक कि नैतिक वरीयता के मानवीय सकार्यों का प्रयोग केवल एक विकल्प बनाने में किया जाता है। अब नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आइजिया बर्लिन का कौन सा तर्क दिए थे, इसमें आपको देखना है। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जो बर्लिन का तर्क था वह यह था कि बर्लिन ने तर्क दिया था कि एक स्वतंत्र व्यक्ति वह है जो अपनी शक्ति और बुद्धि से जो करने में सक्षम है उसे वह करने में कोई बाधा नहीं है जिसे करने की उसकी इच्छा है, यही तर्क था। यानी बर्लिन ने अपनी पुस्तक टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी 1958 में प्रकाशित हुई थी में स्वतंत्रता की धारणा पर चर्चा करते हुए उन्होंने 1969 में संशोधन करके 4 एस्से ऑन लिबर्टी के नाम से प्रकाशन किया था। यानी बर्लिन के अनुसार स्वतंत्रता दमन का अभाव है
यानी बर्लिन ने अपनी पुस्तक टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी जो 1958 में प्रकाशित हुई थी के माध्यम से नकारात्मक स्वतंत्रता को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। सकारात्मक समानता को निम्नलिखित में से किसके रूप में समझा जा सकता है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए समान अवसर का अभाव, या बी कुछ विशेषाधिकारों को समाप्त करना, या सी अवसर की उपलब्धता, या डी आर्थिक और सामाजिक शोषण का अभाव। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अवसर की उपलब्धता। यानी सकारात्मक समानता को अवसर की उपलब्धता के रूप में समझा जा सकता है। समानता एक ऐसी राजनीतिक अवधारणा है जो प्रत्येक व्यक्ति को समान महत्व प्रदान करना चाहती है, चाहे वह व्यक्ति किसी भी धर्म, लिंग, प्रजाति तथा राष्ट्रीयता का हो। यह मानव जात की मानवता में विश्वास प्रकट करती है। और समानता दो प्रकार की होती है, सकारात्मक समानता और नकारात्मक समानता। सकारात्मक समानता का आशय ऐसी समानता से है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक असमानता को स्वीकार करते हुए मानव निर्मित असमानता सामाजिक व्यवस्था द्वारा निर्मित असमानता को दूर करने का प्रयास किया जाता है, ताकि समाज में कोई विशेषाधिकार संपन्न वर्ग न हो और प्रत्येक व्यक्ति को विकास के समान अवसर प्राप्त हो सकें। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता का वर्णन इस प्रकार किया कि हस्तक्षेप का क्षेत्र जितना विस्तृत होगा मेरी स्वतंत्रता उतनी ही विस्तृत होगी? तो इस आपका जो ऑप्शंस हैं, ए जॉन लॉक, या बी रूसो, या सी जेरेमी बेंथम, या डी यसायाह बर्लिन। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यसायाह बर्लिन बर्लिन ने कहा था कि हस्तक्षेप का क्षेत्र जितना विस्तृत होगा मेरी स्वतंत्रता उतनी ही विस्तृत होगी। यानी कि आइजिया बर्लिन ने 1909 से 1997 तक जो रहे एक ब्रिटिश दार्शनिक थे, जिन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी 1958 में प्रकाशित हुई थी के अंतर्गत स्वतंत्रता के नकारात्मक और सकारात्मक दृष्टिकोण का उल्लेख किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण को प्रमुखता प्रदान किया है इन्होंने, और इनका मानना था कि नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करना ही राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है और सकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करना नहीं। जबकि बर्लिन का यह मानना था कि व्यक्ति को अपने विवेक यानी समझ के अनुसार कार्यों को करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, चाहे वह हस्तक्षेप राज्य द्वारा हो चाहे व्यक्ति द्वारा। इस प्रकार निर्बाध रूप से कार्य करने की जितनी अधिक स्वतंत्रता होगी व्यक्ति की स्वतंत्रता उतनी ही व्यापक होगी। यह आपका बर्लिन का मानना था। अगला प्रश्न देखते हैं। हेराल्ड लास्की के अनुसार निम्नलिखित में से किसका अर्थ राजनीतिक समानता है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए राजनीतिक समानता का अर्थ उस अधिकार से है जो कि उस शक्ति का प्रयोग करता है वह लोकतांत्रिक शासन के नियमों के अधीन होना चाहिए। बी राजनीतिक समानता न केवल अक्षमताओं की अनुपस्थिति पर निर्भर करती है बल्कि क्षमताओं की उपस्थिति पर भी निर्भर करती है। या सी न्याय पाने के समान अवसरों के अभाव में राजनीतिक समानता अर्थहीन हो सकती है। या डी राजनीतिक समानता का अर्थ है कि कानून कुछ विशेष परिस्थितियों में तर्कसंगत भेदभाव कर सकता है। अब पूछ रहा है कि हेराल्ड लास्की के अनुसार कौन सा कथन मतलब किस कथन का अर्थ राजनीतिक समानता है? तो इस आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजनीतिक समानता का अर्थ उस अधिकार से है कि जो उस शक्ति का प्रयोग करता है वह लोकतांत्रिक शासन के नियमों के अधीन होना चाहिए। यही हेराल्ड लास्की के अनुसार यह राजनीतिक समानता का अर्थ है। हेराल्ड लास्की 20वीं शताब्दी के एक प्रमुख राजनीतिक चिंतक हैं और लास्की समानता स्वतंत्रता को एक दूसरे का पूरक मानने वाले विचारक हैं। लास्की का मानना है कि एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया जाना चाहिए जिसमें जन्म और संपत्ति के आधार पर किसी भी विशेषाधिकार का स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक लोकतांत्रिक समाज में इन पर आधारित विशेषाधिकार को किसी भी आधार पर जायज नहीं ठहराया जा सकता है।
जबकि हेराल्ड्स्की के राजनीतिक समानता संबंधी अवधारणा का मूल है कि एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें सभी को अवसर की समानता उपलब्ध हो, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रतिभा और क्षमता का विकास कर सके। तभी समानता सच्चे अर्थों में चरितार्थ होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। समानता को वर्गों के उन्मूलन और सभी के लिए समान सामाजिक स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है। समानता की यह परिभाषा किस में परिभाषित की गई है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं: ए एंजिल्स दर्शन में, या बी रोजा लग्जमबर्ग दर्शन में, या सी मार्टिन लूथर किंग का दर्शन, या डी मार्क्सवादी लेनिनवादी दर्शन में। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मार्क्सवादी लेनिनवादी दर्शन में जो आपका इसको परिभाषित किया गया है कि समानता को वर्गों के उन्मूलन और सभी के लिए समान सामाजिक स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है आपके मार्क्सवादी लेनिनवादी दर्शन में। यानी मार्क्सवादी लेनिनवादी दर्शन के अंतर्गत समस्त सामाजिक बुराई का मूल पूंजी को माना गया है। पूंजी के कारण समाज वर्गों में विभक्त हो जाता है और पूंजीवादी वर्ग बुर्जुआ वर्ग यानी साधन संपन्न होता है, और श्रमिक वर्ग जो सर्वहारा वर्ग जिसे कहते हैं साधनहीन होता है। जबकि पूंजीवादी वर्ग का व्यवस्था पर नियंत्रण रहता है और सर्वहारा वर्ग इस व्यवस्था में वर्जुआ वर्ग यानी कि शर्तों पर जीवन जीने के लिए अभिशप्त होता है। यानी कि जो पूंजीवादी वर्ग है उनके शर्तों पर जीवन जीने के लिए अभिशप्त होता है, और ऐसी व्यवस्था में सारे अधिकार वर्जुआ वर्ग के होते हैं। सर्वहारा वर्ग का अपना कोई अधिकार नहीं होता है। वर्ग आधारित समाज में समानता की बात करना अपने आप में बेईमानी होगी। इसलिए मार्क्सवादी लेनिनवादी दर्शन में समानता को वर्गों के उन्मूलन तथा सभी के लिए समान सामाजिक स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सकारात्मक स्वतंत्रता के अधिवक्ता के तर्क हैं? एक, वे जितना संभव हो सके स्वनिर्धारित कार्य के क्षेत्र का विस्तार करना चाहते हैं। दूसरा, उनका तर्क है कि हमें अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए होशपूर्वक और तर्कसंगत रूप से चुनना होगा। तीसरा, सकारात्मक स्वतंत्रता का व्यापक बनाने के लिए एक अवधारणा सामूहिक निर्णय लेने के लोकतांत्रिक तंत्र के माध्यम से है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं: ए केवल एक, या बी केवल दो, या सी 1, 2 और 3 तीनों, या डी केवल 3। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3 तीनों। यानी कि सकारात्मक स्वतंत्रता के अधिवक्ता का तर्क जो है आपका ये तीनों जो है सकारात्मक अधिवक्ताओं का तर्क है। यानी कि सकारात्मक स्वतंत्रता का आशय स्वतंत्रता की ऐसी अवधारणा से होता है जिसके अंतर्गत राज्य के आवश्यक हस्तक्षेप को स्वीकार किया जाता है। अर्थात राज्य तभी हस्तक्षेप करेगा जब सामाजिक हित में ऐसा करना जरूरी होगा, अन्यथा नहीं। स्वतंत्रता की यह अवधारणा व्यक्ति के आत्मानुशासन पर जोर देता है, अर्थात स्वनिर्धारित कार्य क्षेत्र का समर्थन करती है, क्योंकि जब व्यक्ति उचित कार्य करेगा तो उस दशा में वह अधिकांश स्वतंत्रता का उपभोग कर सकेगा, क्योंकि यह स्वतंत्रता का वास्तविक तथा व्यवहार्य रूप है। इसके माध्यम से व्यक्ति आत्मानुशासित होंगे और समाज बहुफलकीय विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। तभी समाज में वास्तविक रूप से लोकतंत्र आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सामाजिक परिवर्तनीयता को सुगम बनाने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं को समान आधार पर खुलापन किस प्रकार की समानता का उदाहरण है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं: ए कानूनी समानता, या बी राजनीतिक समानता, या सी सामाजिक समानता, या डी आर्थिक समानता। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सामाजिक समानता। यानी सामाजिक परिवर्तनीयता को सुगम बनाने के लिए जो शैक्षणिक संस्थाओं को समान अधिकार पर खुलापन जो दिया जाता है, ये आपके सामाजिक समानता का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित विचारकों में से कौन स्वतंत्रता में हस्तक्षेप के रूप में परिभाषित करते हुए सार्वजनिक नीति का उद्देश्य खुशी से अधिक लोगों की चिंताजनक पीड़ा को कम करना मानता है? ऐसा आपके ऑप्शंस हैं: ए जे.एस. मिल, या बी हेनरी सिजविक, या सी कार्ल पॉपर, या डी फ्रेडरिक हायक। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी कार्ल पॉपर।
यानी कि कार्ल पापर 20वीं सदी के एक प्रमुख दार्शनिक थे। उनका पहला प्रमुख का नाम लॉजिक डेर फोर्चून द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी 1934 से प्रकाशित भौतिक विज्ञान की एक पद्धति थी। और उनका दूसरा प्रमुख कार्य 2 खंडों में द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज 1945 में प्रकाशित हुई और एक लोकतांत्रिक घोषणा पत्र था। पापर ने स्वतंत्रता संबंधी विचार नकारात्मक प्रवृत्ति जो पापर के स्वतंत्रता संबंधी विचार थे वो नकारात्मक प्रवृत्ति के थे। उन्हें स्वतंत्रता को गैर हस्तक्षेप के रूप में परिभाषित किया और तथा पापर का मानना था कि सार्वजनिक या लोकनीति का उद्देश्य खुशी से अधिक लोगों की चिंताजनक पीड़ा को कम करना होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, थैंक यू सो मच।